हेलो टू ऑल ऑफ यू। जेईई मेन 2020 का पेपर 1 का सॉल्यूशन बना दिया था। पेपर 2 का स्टार्ट करते हैं। इवनिंग से 7 जनवरी को जो हुआ था, इवनिंग सेशन में जो हुआ था उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, तुम्हें क्या करना है, बस पेन कॉपी लेके रखो। जब क्वेश्चन आए तो पहले पॉज कर लो, पॉज करके पहले उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, यदि हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर आगे वीडियो देखो। ठीक है, ये करना है। इससे क्या होगा कि पूरा एक ओवरव्यू आइडिया लग जाएगा कि कैसे एनटीए ने अभी जो जनवरी में पेपर जो हुआ था उसमें कैसे इसने क्वेश्चन पूछा था, किस तरह से, मतलब एनसीईआरटी से किस तरह से रिलेटेड आया था, मतलब कितना एनसीईआरटी का पोर्शन था, कितना टफनेस लेवल था, क्या क्या था। तो मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस हैं इस बार के जो जेईई मेन का जो था पेपर, उसमें मैक्सिमम में क्या था, एनसीईआरटी बहुत ज्यादा कवर किया गया था। एनसीईआरटी के जो चार्ट होते हैं, कॉलम होता है, वहां पे जो जो मेन मेन चीजें होती है उसको सीधे सीधे वहां से डेटा उठाया हुआ था। तो देखो पहले, और फिर उसका नेक्स्ट टाइम पे जब अप्रैल जब भी मतलब होगा जेईई मेन का पेपर, तो वो तुम्हारे लिए क्या होगा, फायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज पॉसिबल। इसमें से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, ये चार ऑप्शन में ये कुछ दिया था, एबीसी एबीडी, इस तरह के, इसमें से कौन कौन सा पॉसिबल है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्या दिया हुआ है यहाँ पे। बेंजीन, देखो क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे बेंजीन से रिएक्शन करा रहे हैं और ये डायरेक्ट ये एडिशन हो जा रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कि यहाँ पे क्या होगा, ये बेंजीन पे क्या, यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, ये जाके इस पे क्या होगा, ऐड हो रहा होगा। लेकिन जो इस पे बेंजीन रिंग पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है, या CH2 डबल बॉन्ड CH पे, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो आसानी से फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, और अनस्टेबल होता है। दो रीजन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है और यहाँ का क्या होता है, क्लोरीन यहाँ पे क्या होता है, इसके साथ कॉन्जुगेशन में है तो ये बॉन्ड आसानी से ब्रेक नहीं होता है। तो इन दोनों रीजन की वजह से ये वाला कार्बोकैटायन फॉर्म होता नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये रिएक्शन डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि डार्क, अगर क्लोरीन एक्सेस में रिएक्शन करा रहे हैं, AlCl3 के प्रोसेस में डार्क में रिएक्शन कराते हैं तो डायरेक्ट सारे हाइड्रोजन हटके क्या लगता है, क्लोरीन लग जाते हैं। ये एनसीईआरटी में एज इट इज रिएक्शन दिया होता है, ये रिएक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ये भी क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन टाइप का ही है। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, लेकिन यहाँ पे भी देखो ये वाला लोन पेयर इसके साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन में तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, और एक ये जो बने, अगर बनेगा भी तो CH2 यहाँ पे प्लस चार्ज क्या होगा, अनस्टेबल होगा बहुत ज्यादा। अगर अनस्टेबल होगा तो ये फॉर्म होगा नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये वाला कार्बोकैटायन, अगर देखो यहाँ से अगर Cl आसानी से क्योंकि यहाँ इसका लोन पेयर इसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, तो बॉन्ड वीक होगा। बॉन्ड वीक होगा तो आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। अगर ये क्लोरीन यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो भी क्या होगा, स्टेबल होगा। अब इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में तो स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, तो अब ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है और यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो ये रिएक्शन भी पॉसिबल है। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, BD क्या है करेक्ट आंसर, मतलब BD। इसमें से ऑप्शन ऐसे दिया हुआ था कि ABD, BD सही है, AC सही है, तो उसमें जो BD वाला ऑप्शन होगा वो वाला क्या होगा, करेक्ट होगा, कि ये रिएक्शन और ये रिएक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, बी इन द गिवन रिएक्शन इज, बी क्या होगा इस रिएक्शन में। ठीक है, तो ये कंपाउंड दिया हुआ एरोमेटिक कंपाउंड है, NH2 लगा हुआ ग्रुप में, ACOH Ac2O एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा रहे हैं, Br2OH से करा रहे हैं तुम। ठीक है, तो सिंपल रिएक्शन है तुम्हारा। अगर तुम्हें इसमें क्या पता होना चाहिए, तुम्हें एक तो इफेक्ट पता होना चाहिए, और तो पैरा डायरेक्टिंग कौन सा होता है, जैसे इलेक्ट्रो एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है। उसमें डिफरेंट टाइप के ग्रुप होते हैं, +H +I -M -I, ये जो इफेक्ट होते हैं, ये जो ग्रुप होते हैं वो कौन से डायरेक्टिंग होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, एक्टिवेटिंग होते हैं, डीएक्टिवेटिंग होते हैं, मॉडरेट एक्टिवेटिंग होते हैं, मॉडरेट डीएक्टिवेटिंग, इसका पता होना चाहिए। और एसिटाइलेशन सिंपल रिएक्शन जो होता है वो रिएक्शन पता होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें, तो पहले देखो ये कंपाउंड दिया हुआ, इसकी रिएक्शन पहले कराना है Ac2O। तो पहले तो समझ लो Ac2O का, AC का क्या मतलब है, एसिटल ग्रुप, CH3CO ग्रुप को क्या बोलते हैं, AC लिख सकते हैं। ठीक है,
COO एसिटेट, ये वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं, AC लिख सकते हैं, एसिटेट आयन होता है ना, इस तरह से। ये क्या है, एनहाइड्राइड है, 2O लिखा हुआ है, मतलब यहां से क्या है, ये OCO तो इसके लिए 2 लिखा हुआ, वो लिखा हुआ है, इसकी रिएक्शन NH2 की, इसकी रिएक्शन कराना है, इससे पहले पहले रिएक्शन कराना है। तो होगा क्या, देखो NH2 के पास जो लोन पेयर है, ठीक है, एसिटाइलेशन होगा सिंपल, ये NH2 क्या होगा, एक पे अटैक करेगा, यहाँ से O माइनस आएगा, O माइनस जब फिर रिवर्स आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप की तरह क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो पहले एसिटाइलेशन हो जाएगा, जो ये बनेगा वो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से NH2, तो NH2 से देखो नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आएगा, वो हाइड्रोजन से एक H प्लस ले लेगा, तो NH बच जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में तुम्हारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH3, नीचे CH3 तो है, ये हो गया, यहाँ पे NH बच जाएगा, और ये वाला पोर्शन COCH3, तो फर्स्ट टाइम कंपाउंड आ गया, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन करा रहे हैं Br2CH3COOH, ACOH मतलब एसिटिक एसिड है, CH3COH से रिएक्शन है। तो देखो ये रिएक्शन पड़ा हुआ ब्रोमीन के साथ रिएक्शन, ठीक है। अब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराना तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, ठीक है। लेकिन यदि वो पोलर सॉल्वेंट पे, ब्रोमीन के साथ 3 रिएक्शन होती है कि ब्रोमीन यदि नॉन पोलर के साथ रिएक्शन करता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में करता है, तो केवल क्या होता है कि मॉडरेट रिएक्टिविटी होती है, केवल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। लेकिन यदि कोई पोलर सॉल्वेंट हो और स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप हो, तो सारे ऑर्थो पैरा पोजिशन पे क्या लग जाता है, ब्रोमीन लग जाता है। जैसे कि यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे मान लो NH2 दिया हुआ है, अगर यहाँ से Br2H2O करा देते हैं, पोलर ए भी है, तो क्या होता है, सारे पोजीशन पे क्या रहता है, ब्रोमीन आ जाता है, सारे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे Br आ जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा। बट यदि नॉन पोलर सॉल्वेंट रहता है तब केवल क्या आता है, ऑर्थो या पैरा पे आता है, ठीक है, NH2 है तब भी। अब होगा क्या, देखो NH2 नहीं है, यहाँ पे क्या है, NHCOCH3 थी, ये इतना मॉडरेट एक्टिवेटिंग, सॉरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग नहीं है, तो सारे ऑर्थो पैरा पोजीशन पे नहीं जाएगा, केवल क्या, तो एक बार ऑर्थो एक बार पैरा जाएगा। तो देखो पैरा तो ब्लॉक है, पोलर है, बट ये NHCOCH3 मॉडरेट एक्टिवेटिंग है, थोड़ा कम उसका प्लस एम होता है, क्योंकि इसका लोन पेयर इसके साथ क्या होता है, कॉन्जुगेशन में होता है, पीछे भी कॉन्जुगेशन में होता है, तो आगे क्या होता है, कम होता है। अब ब्रोमीन लगाएंगे तो केवल देखो, अब ये सोचो कि ये CH3 है, ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप, लेकिन इसका तो क्या लगता है, प्लस H लगता है, इसका तो कम से कम प्लस N लगता है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग कौन सा है, ये वाला है, तो इसी के मतलब इसके कंपैरिजन में तो स्ट्रॉन्ग है, तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पोजीशन, तो देखो इसके रिस्पेक्ट में पैरा तो ब्लॉक है, तो कौन सा पोजीशन पे लगेगा, ऑर्थो वाले पोजीशन पे, यहाँ पे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा, NHCOCH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा और CH3। तो बस इतना पता रहता है कौन सा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कहाँ पे होता है, तो सॉल्व कर सकते हैं सिंपल। यहाँ से एसिटाइलेशन कराना था और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग लिखना, तो किसके रिस्पेक्ट में एक्टिव, जो ज्यादा जितना ज्यादा एक्टिविटी होता है उसी ग्रुप के रिस्पेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना होता है। यहाँ से देखो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारा सीधे सीधे क्या है, एनसीईआरटी के बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर उससे रिलेटेड है, ठीक है। ये ग्लूकोज के ढेर सारे रिएक्शंस दिए, ओपन चेन वाला जो स्ट्रक्चर उससे ढेर सारे रिएक्शंस दिए हुए हैं, उसी में से एक रिएक्शन से रिलेटेड है। तो वहां पे ग्लूकोनिक एसिड, पहले ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर बना लेते, क्या होता है, जैसे एल्डिहाइड होता है, तो ग्लूकोज होता है, तो ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो उसका एक जो एल्डिहाइड वाला ग्रुप होता है वो क्या होता है, COH में होता है। तो यहाँ पे COH कर लो, यहाँ पे OHH, ये होता है ग्लूकोनिक एसिड। तो और एल्डिहाइड से यहाँ पे क्या होता है, CHO होता है, तो वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज से कैसे ऑब्टेन होगा, देखो पहला कह रहा है कि इट इज ऑब्टेन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विथ नाइट्रिक एसिड। तो अगर नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो क्या होता है, दोनों के दोनों, ये भी COH में और ये भी COH में, जैसे जो एल्डिहाइड रहेगा, ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का क्या होता है,
ये वाला भी ऑक्सीडाइज होता है सीओएच में और ये वाला भी ऑक्सीडाइज होता है सीओएच में, तो वो होता है कॉन्सेंट्रेटेशन होती है। बट हमें क्या पूछा है, ग्लूकोनिक एसिड बोला है तो केवल एक ही सीओएच होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सी देखो कह रहा है इट इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जब HNO3 से कराते हैं तब क्या होता है, डाइकार्बोक्सिलिक होता है, वो ग्लूकोनिक एसिड नहीं होता है, ठीक है। और इट फॉर्म्स हेमी एसिटल, तो हेमी एसिटल तो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ग्लूकोज का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है वो हेमी एसिटल होता है, बट ये ग्लूकोनिक एसिड क्या होगा, जब सीओएच आ जाएगा तो वो हेमी एसिटल स्ट्रक्चर नहीं रहता है, ठीक है। एक सीओएच आ जाएगा तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, इट इज ऑब्टेन बाय पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं, ग्लूकोज का किससे कराते हैं, Br2H2O से ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं, तो पार्शियल ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो क्या होता है ये CHO किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें COH में कन्वर्ट हो जाएगा। जो माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पड़ेगा उससे क्या होगा, जो CHO रहेगा एल्डिहाइड, ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। टॉलरेंस रिएजेंट भी ले सकते हैं, टॉलरेंस रिएजेंट से भी क्या हो सकता है, ये CHO किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। Br2 तो पार्शियल ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या आ जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, तुम्हारा सीधे सीधे NCERT जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन किसका है, GOC का है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, कैटायन आयन की स्टेबिलिटी पढ़ते हैं और उसमें डिफरेंट टाइप के जो इफेक्ट लगते हैं। तो यहाँ पे देखो किसका स्टेबिलिटी बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड है, एनायन है, एनायन की स्टेबिलिटी बताना है, ठीक है। तो जो भी डिफरेंट ग्रुप लगे उनका वो देख लेते हैं कौन कौन सा इफेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे NO2 तीनों में जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड है। तो पहले यहाँ पे देखते हैं, NO2 को ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, इसको भी ऐसे लिख लो, ऐसे यहाँ पे भी लिख लेते हैं N डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज सिंगल डबल बॉन्ड, तो ये कॉन्जुगेशन में है, तो ये NO2 का कौन सा इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे -M इफेक्ट लगेगा। और निगेटिव को -M वाला इफेक्ट क्या बनाएंगे, स्टेबल बनाएंगे, क्योंकि इसके निगेटिव चार्ज को कम करना है तो कोई खींचने वाला होना चाहिए, तो -M वाला ग्रुप क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। और साथ में रेजोनेंस, डबल बॉन्ड का रेजोनेंस है। अब यहाँ पे देखो इसमें निगेटिव चार्ज सिंगल डबल बॉन्ड, ये तो कॉन्जुगेशन में मतलब रेजोनेंस है। NO2 का कौन सा लगेगा यहाँ पे, देखो NO2 का सिंगल, लोन पेयर सिंगल, फिर सिंगल, दो सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो ये NO2 का -M तो नहीं लगेगा यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा, -I लगेगा, डबल बॉन्ड का रेजोनेंस, और NO2 का क्या लगेगा, -I इफेक्ट लगेगा। यहाँ पे भी सेम केस है, NO2 का कौन सा इफेक्ट लगेगा, -I इफेक्ट लगेगा। तो अब देख लो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, M होता है, देन R होता है, देन H होता है, देन I होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या है, -M ज्यादा स्टेबल बनाएगा, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, ये तुम्हारा ये A है, B है और ये C है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, C हो जाएगा, देन रेजोनेंस है तो ये B आ जाएगा, देन A। तो आंसर क्या हो जाएगा, C B देन A, आंसर क्या होगा, E हो जाएगा। तो सिंपल स्टेबिलिटी पता है कैटायन एनायन की, एनायन की स्टेबिलिटी कौन है, माइनस वाले ग्रुप बढ़ाते हैं, और कैटायन की स्टेबिलिटी कौन होता है, देने वाले प्लस वाले ग्रुप क्या होंगे, स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, और ये ऑर्डर पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बेंजीन रिंग है, CH2Br है, यहाँ पे एक ईथर लगा हुआ है, साइक्लिक ईथर है, ठीक है। पहले रिएक्शन HBr से करा रहे हैं या फिर Na ईथर से करा रहे हैं। E और B जो दिया हुआ है उसके बारे में पूछा जाए कि A कौन सा है, B कौन सा है, ठीक है। तो देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें क्या है, दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा, SN1 SN2 से रिलेटेड होगा, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, किसमें होता है, कहाँ पे अटैक होता है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, और Na ईथर जो पता है तो क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिलेटेड कौन सा प्रोडक्ट। तो देखते हैं आगे सोल्यूशन इसका क्या होगा। पहले HBr है तो होगा क्या, इन दोनों में Br है तो यहाँ से Br तो आके हटेगा नहीं कि Br हट के फिर से Br लगे, तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पे ये H+ यहाँ पे ऐड होगा, पहले तो जो H+ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये H+ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये इसको लोन पेयर दे देगा, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा या ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ऑब्वियस होता है यहाँ का इसका लोन पेयर इसके साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है, तो इधर वाला तो बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा,
तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे मतलब उसी समय क्या होगा, बी आर माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है, बी आर माइनस यहाँ पे क्या होगा, अटैक भी करेगा। ठीक है, पहले क्या होगा, H प्लस आके ऐड हुआ तो बी आर माइनस अटैक भी कर रहा है और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो मैकेनिज्म तुम्हारा क्या होगा, SN2 मैकेनिज्म यहाँ पे होगा। ठीक है, पहले H प्लस ऐड हो गया बट बी आर माइनस यहाँ पे अटैक कर रहा है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ इस वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ पे O और H तो रह गया। अब ये वाला बॉन्ड देखो का कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, और वहां पे कौन सा जुड़ गया, ब्रोमीन जुड़ गया। तो बीच में 3 कार्बन आ गए, 1 2 3, और यहाँ पे क्या जुड़ गया, ब्रोमीन जुड़ गया, और यहाँ पे जो CH2Br है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा A, SN2 मैकेनिज्म से क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो पहले ये चेक कर लो A कौन कौन से में, तो यहाँ पे देखो OH है, तो ये A और B तो नहीं होंगे। ठीक है, A और B कैंसल आउट हो गए, अब बच गया C और D में। देखो यहाँ पे Br सब कुछ ये तो सेम है दोनों में, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी चेक कर लेते हैं, इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या है, NH से रिएक्शन करा रहा है। कौन सी रिएक्शन होती है, वुड्स रिएक्शन होता है, पता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, वुड्स रिएक्शन होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता क्या है, यहाँ से ये ब्रोमीन चला जाएगा, यहाँ फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, यहाँ से ये चला जाता है, ये फ्री रेडिकल, और ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में क्या होंगे, कंबाइन कर लेंगे, एल्केन बनता है। और देखो कितने कार्बन करेंगे, 1 2 3 और 4, 4 तो ये हो गए, और 2 रिंग में आ जाए, 4 और 2 6 कार्बन का क्या हो जाएगा, साइड में रिंग बन जाएगा। तो इसमें देखो 5 ही कार्बन का बनाया, एक CH3 इधर किया गया, तो ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ब्रोमीन फ्लूइड के फॉर्म होता है, यहाँ पे क्या होता है, कंबाइन हो जाते हैं, तो तुम्हारा 6 मेंबर का क्या बनेगा, रिंग बनेगा। तो आंसर कौन सा आएगा, C आएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, इसमें SN2 मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। ठीक है, और आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है। आइसोमेरिज्म में भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कौन सा, ज्योमेट्रिकल होता है और ऑप्टिकल होता है। ठीक है, तो उसमें भी देखो केवल पर्टिकुलर कौन सा है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से पूछा गया है, बट सिंपल है। देखो इसमें क्या कह रहा है, और कॉम्प्लेक्स Ma2B2, Ma2B2 मतलब ये दो क्या है, लिगेंड है, ए और बी लिगेंड है, दोनों है। ठीक है, A2B2 टाइप का है, तो वो क्या कह रहा है, या तो sp3 है या DsP2 है, दोनों में से कोई भी मान सकते हैं, कि इसके लिए और इसके दोनों के लिए मान सकते हैं। एक बार sp3 हाइब्रिडाइज है तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आर रिस्पेक्टिवली, तो कितने आइसोमर, अगर मान लो sp3 है ये कंपाउंड, अगर sp3 है तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर है, और DsP2 है तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर है। तो क्या करें, पहले मान लो sp3 है, sp3 रहेगा तो sp3 के लिए देखो ये, तो इसमें बताया गया था कि ऑप्टिकल आइसोमर के लिए क्या कंडीशन है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो ऑप्टिकल आइसोमर तभी sp3 हाइब्रिडाइज दे सकते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दे सकती है, जब चारों के चारों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर के लिए POS एंड COS दोनों क्या होने चाहिए, एब्सेंट होने चाहिए। एक सिंपल सा कंडीशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कि दोनों एब्सेंट होना चाहिए, तभी केवल ऑप्टिकल आइसोमर होगा। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहा हूं बस। तो इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में जब चारों के चारों डिफरेंट होंगे तभी केवल POS COS एब्सेंट हो सकते हैं, नहीं तो अगर दो सेम है तो इन दोनों को पकड़ के ऐसे ऐसे क्या करेंगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जैसे होती है, इन दोनों का स्लाइस कट करेंगे, इन दोनों का स्लाइस कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के क्या होगा, बीच से चला जाएगा वो प्लेन, बी और बी के क्या हो जाएगा, बीच से चला जाएगा, तो एकदम POS आ जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा। तो PO इसमें sp3 में क्या होगा, कोई ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा, क्योंकि POS प्रेजेंट होगा। और DsP2 है तो DsP2 का शेप कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर हो गया, ए बी, स्क्वायर प्लेनर है तो ये तो एक प्लेन में ही है, प्लेन में तो ये केवल स्लाइस कट ऐसे कट हो ही जाएगा, स्लाइस कट हो जाएगा तो आधे ऊपर आधे, वैसे भी यहाँ से भी कट कर सकते हैं, मान लो बी है यहाँ पे, ए है, ऐसे भी कट कर, सॉरी ऐसे कट कर देंगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, मेरे में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री ऐसे भी आ जाएगा, स्लाइस कट कर देंगे तो POS प्रेजेंट है तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो ही नहीं करेगा। तो चाहे ये हाइब्रिडाइजेशन में चाहिए हाइब्रिडाइजेशन, दोनों ही केस में क्या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा, तो कितने आएंगे, 0 0 आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, कह रहा है
बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर, बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ Cn माइनस। तो ये तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो Cn माइनस का बॉन्ड ऑर्डर और ये बताना है मैग्नेटिक नेचर का। तो इसको देखो दो तरीके से कर सकते हो, एक तो डायरेक्ट, पहले Cn माइनस का है तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ। तो Cn माइनस में N पे माइनस नहीं होता, ये ध्यान रखना, किसमें माइनस होता है, कार्बन पे माइनस होता है, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड N पे माइनस। तो यहाँ पे देखो Cn माइनस, तो बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 3, तो बॉन्ड ऑर्डर वैसे भी क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट है और इसका भी ऑक्टेट 5 होते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 8 कंप्लीट है, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कोई अनपेयर्ड नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो यहीं से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3। और डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसके ऑक्टेट तो सारे क्या होंगे, पेयर्ड फॉर्म में होंगे, पेयर्ड फॉर्म में होंगे तो मैग्नेटिक है। एक तो एमओटी से आंसर दे सकते, जैसे Cn माइनस है तो Cn माइनस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, Cn माइनस में नाइट्रोजन के 7 और यहाँ पे कार्बन 6 और एक क्या 7 7 14 हो गया। 14 किस तरह से हो गया, N2 की तरह से हो गया। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, लेस और इक्वल देन 14 हो तो क्या होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें फिल करके भी देख सकते हैं, सिग्मा एस, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। जब लेस देन 14 होता है तो क्या होता है, पाई वाला पहले आता है, पाई टू पी एक्स, पाई टू पी सॉरी पाई टू पी वाई, पाई टू पी जेड और देन सिग्मा टू पी एक्स। ऐसे पाई स्टार टू पी वाई, पाई स्टार टू पी जेड और देन सिग्मा टू पी एक्स आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14, तो यहाँ पे 14 कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना होता है तो क्या करते हैं, तो सारे पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और बॉन्ड ऑर्डर तो क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड में क्या करते हैं, 2 कर देते हैं। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखो कितना जाएगा, 2 2 4, जिसमें स्टार नहीं है, ये सारे सारे क्या है 6 और 10 हो गया, 10 माइनस स्टार वाले देख लो, स्टार वाले कितने हैं, एक ये हो गया और एक हो गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा, डिवाइडेड 2 करेंगे 6/2 करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से ऐसे निकाल सकते हो बॉन्ड ऑर्डर 3 और डायमैग्नेटिक हो जाएगा। या फिर डायरेक्ट बताता है कि 14 से स्टार्ट करो, 14 का बॉन्ड ऑर्डर याद रखना था कितना होता है, 3 होता है। 14 से एक कम करते जाओ, 13 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 13 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2.5, 0.5 कम करते जाओ। 15 में रहेगा तो भी क्या करना, 0.5 कम करते जाओ, 2.5, 16 रहेगा तो क्या होगा 2, यहाँ पे 12 रहेगा तो 2। इस तरह से क्या करना है बॉन्ड, तो 14 ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा तुम्हारा 3 आएगा और डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से किसी भी तरीके से आंसर दे सकते हो, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्लोरोसिस लॉ होता है। ठीक है, क्लोरोसिस लॉ क्या होता है कि जो भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होता है कि सारे आयंस की मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। वो चाहे किसी भी आयन से आए, किसी भी मतलब कंपाउंड से आए या वीक इलेक्ट्रोलाइट से आए या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आए, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे सारे आयंस की जो भी सिमिलर आयन होते हैं वो सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, उनके मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है, पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखो क्या होता है कि किसी भी आयन से आए, नंबर ऑफ आयंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, जिनके मोलर कंडक्टिविटी क्या सब सेम होगी इनफाइनाइट डायल्यूशन पे। तो देखो जो है वो कट करते जाओ, इधर देखो Na+ पॉजिटिव में है, Na+, तो ये क्या होगा Na+ कट जाएगा, Cl- बचेगा और -Br- बचेगा। यहाँ पे भी देखो के वाला क्या हो जाएगा, K+ आएगा तो दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे, प्लस माइनस में। तो Cl- Br- बचेगा, Cl- Br- बचेगा, तो दोनों साइड सेम है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड में होता है लैम्डा ऑफ H2O दिया हुआ है। ठीक है, H+ होगा और OH- होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे Cl- है, यहाँ पे Cl- कैंसिल हो गया, Na+ हो गया, Na+ कैंसिल हो गया, क्योंकि प्लस माइनस में Cl तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे H+OH- बचा। यहाँ पे भी देखो H+ और OH- ही है, तो क्या हो जाएगा, बी आंसर भी सही है, करेक्ट है। इनकरेक्ट बताना है इसमें। अब देखो Na दिया हुआ है, ठीक है, Na और Ki, NaBr और KBr दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो Na और Na- होगा तो कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ से बी आर क्या होता है, Na+K माइनस, तो ये सेम नहीं है, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। और इसमें भी देख लो NaCl में यहाँ से ClCl कैंसिल होता है, Na+K माइनस K आएगा। यहाँ पे देखो Br कैंसिल हो जाता है, Na+ और K माइनस आएगा, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें क्या करना, बस आयंस को ब्रेक कर दो और जो प्लस माइनस उनको कैंसिल आउट कर दो, तो जो बचेगा लेफ्ट और राइट दोनों यदि बराबर है तो करेक्ट है, नहीं है तो इनकरेक्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारा एस ब्लॉक का रिलेटेड है। ठीक है, एस ब्लॉक का रिलेशन है। ये बार बार पूछा जाता है कि जो भी बेस है तुम्हारा हाइड्रोक्साइड है, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप के जो भी हाइड्रोक्साइड होते हैं उनकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो कौन सा कंसंट्रेट हॉट लेते हैं कभी कोल्ड, तो उसमें क्या प्रोडक्ट बनता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है तुम्हारा। तो सिंपल हो, इसमें देखो जब भी हॉट एंड कंसंट्रेट बेस लेते हैं क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं, तो देखो एक प्रोडक्ट तो सेम आता है दोनों में। जो मान लो अगर NaCl, तो देखो जो आयन है उसको लिख लेते हैं पहले, Cl माइनस आता है, और अगर हॉट कंसंट्रेट है तो ClO3 माइनस आता है। अब उसके साथ जो भी एल्कली मेटल होगा, एल्कली मेटल का जो भी एल्कली मेटल का जो भी हाइड्रोक्साइड होगा उसी के रिस्पेक्ट में इसके आयंस के साथ आ जाएगा, चाहे वो फर्स्ट ग्रुप का हो या सेकेंड ग्रुप। तो अगर हॉट कंसंट्रेट बेस यूज करते हैं तो ClO3 माइनस और Cl माइनस आता है, और जब कोल्ड यूज करते हैं तो क्या आता है, ClO आता है, और यहाँ पे क्या आता है Cl माइनस, तो सेम ही रहेगा, यानी Cl माइनस और ClO माइनस आता है कोल्ड लेते हैं तो यहाँ पे देखो अदर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, अदर प्रोडक्ट, तो दोनों सेम कौन से किसमें होंगे, Cl माइनस तो क्या होता है, सेम होता है। अब देखो जो मेटल है उसी के रिस्पेक्ट में आयंस बन जाएगा, तो यहाँ Na दिया हुआ, तो Na का +1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, NaClO3 हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जब कोल्ड रहेगा तो ClO माइनस है, तो यहाँ पे देखो कैल्शियम है, कैल्शियम का ऑक्सीजन, कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, यहाँ पे -1 है, तो +1 कैल्शियम पे यहाँ पे +2 है और ClO माइनस है, तो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या होता है CaOCl क्या हो जाएगा होल ट्वाइस हो जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा CaOCl का होल ट्वाइस, और यहाँ पे तो क्या हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड ये भी हो जाएगा CaCl2। तो तुम्हारा ए और बी पूछा गया था, तो ये कौन सा हो जाएगा NaClO3, और ये CaOCl का होल ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम पे +2 स्टेट होता है, तो +2 से क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर कौन सा आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो ये बार बार पूछा जाता है कि बेस जब यूज करते हैं क्लोरीन की रिएक्शन हॉट कंसंट्रेट के केस में, हॉट कंसंट्रेट यूज करते हैं तो ClO3 माइनस आता है, और ये रहेगा तो ClO माइनस आएगा। ठीक है, उसके हिसाब से जो मेटल आएगा मेटल लिख लेंगे, NaCl जो Cl माइनस है वो तो कॉमन है, Cl माइनस किस में NaCl, और कैल्शियम केस में CaCl2 बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये सॉल्यूशन का है, ठीक है, और वो किससे रिलेटेड है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल वेपर प्रेशर से रिलेटेड है। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 बीकर, एक बीकर, एक 2 बीकर है, एक में क्या है प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट है, एक में क्या है प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट है, और दूसरे में क्या है वोलेटाइल सॉल्वेंट एंड नॉन वोलेटाइल, मतलब वो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो दोनों को क्या किया जा रहा है, एक बीकर में, एक क्या कंटेनर में प्लेस्ड किया जा रहा है, प्लेस्ड इन ए क्लोज्ड कंटेनर। देन उनके वॉल्यूम के बारे में पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम क्या होगा, किसका वॉल्यूम बढ़ेगा किसका वॉल्यूम घटेगा। कहने मतलब एक कंटेनर है, ठीक है, एक में क्या है केवल प्योर सॉल्वेंट है, और एक में क्या है सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, एक में केवल क्या है सॉल्वेंट, और एक में क्या है सॉल्वेंट जो वोलेटाइल है और सॉल्यूट भी है। ठीक है, तो अब इनको क्या किया जा रहा है, एक कंटेनर में प्लेस्ड कर दिया गया, तो होगा क्या कि कह रहा है किसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा किसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो पहले देखो, अगर कोई वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है, वेपर प्रेशर किसी सॉल्वेंट में अगर हम कोई सॉल्यूट डिजोल्व करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वेपर प्रेशर कम हो जाता है, इसका मतलब कि जो वेपर्स निकलेंगे यहाँ से, अगर पहले मान लो एक कंटेनर कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, एग्जांपल के लिए समझते हैं पहले कि पहले यहाँ पे क्या है सॉल्वेंट है,
तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा, पहले सॉल्वेंट है तो वेपर प्रेशर क्या पीए नॉट ले लेते हैं, ठीक है। जब इसमें सॉल्यूट मिला दिए, सॉल्यूट मिला दिए तो क्या हो गया, तब वेपर प्रेशर कितना आ गया, तब नेक्स्ट टाइम पे वेपर प्रेशर पीए आ गया। तो हमेशा क्या होता है, अगर सॉल्यूट मिलाता है जो नॉन वोलेटाइल है तो पीए नॉट क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, पीए से। मतलब अगर सॉल्यूट मिलाएंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब वेपर प्रेशर कम होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वेपर के नंबर्स, जो वाटर के वेपर जो वेपर है उसके नंबर ऑफ मोल्स कम हो जाते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम यानी कि इसमें ज्यादा होगा, सॉल्यूशन में क्या होंगे, ज्यादा होंगे। सेम केस में यहाँ पे भी, यहाँ पे सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट है। तो जब भी मान लो कि जब ये कंटेनर नहीं था, अपने आपस में ही ये क्या थे, जो भी रहेंगे कंटेनर रहेंगे, तो क्या होगा, ये ज्यादा वेपराइज हुआ, दोनों क्या होंगे, एक सर्टेन इक्विलिब्रियम पे होंगे। बट जब इनको क्लोज कंटेनर रख देंगे तो ये क्या होगा, ज्यादा वोलेटाइल होगा, क्योंकि केवल सॉल्वेंट है ना, तो इसका वेपर प्रेशर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। मतलब पीए नॉट है तो ये ज्यादा होगा, मतलब वेपर्स के कंटेंट ज्यादा आएंगे, यहाँ से वेपर्स ज्यादा जाएंगे और यहाँ से वेपर्स क्या होंगे, कम जाएंगे। क्योंकि सॉल्यूट है तो सॉल्यूट से क्या हो जाएगा, इनके कुछ क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाए। मतलब सॉल्यूट है तो क्या होगा, कम वेपराइज होंगे। पहले सॉल्वेंट था तो ज्यादा, अभी सॉल्यूट है तो क्या होगा, कम होगा। तो जैसे जैसे मान लो यहाँ पे कंडेंस होकर ज्यादा लिक्विड में रहेंगे तो इसके और ज्यादा क्या होंगे, वेपराइज होंगे, सॉरी यूएपरेट होंगे, वेपराइज यूएपरेट होंगे। तो इसके वेपर्स ज्यादा, क्योंकि सॉल्वेंट है तो ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा, यानी ज्यादा वेपर आएंगे, तो ज्यादा वेपर आएंगे तो इसके ज्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे लिक्विड में इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा कंडेंस होंगे, क्योंकि सॉल्यूट है ना। तो सॉल्यूट है तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम आएगा, इसकी वजह से वेपर प्रेशर कम, तो ये कंडेंस होगा ज्यादा। तो मतलब एक का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट वन डिक्रीजेस, इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ये ज्यादा केवल सॉल्वेंट है तो वेपराइज होगा, और सॉल्यूशन का वेपर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। आंसर कौन सा कर देंगे, ये आंसर कर देंगे। तो वॉल्यूम इंक्रीज करने का मतलब ये बोला जा रहा है कि जैसे कि पहले एक, जैसे मान लो सोल्यूशन ही है, ठीक है, सोल्यूशन रहा होगा, पहले क्लोज कंटेनर होगा, तो जितना इसके वेपर्स होंगे, मान लो इक्विलिब्रियम पे है सॉल्यूशन है, तो फिर जब यहाँ पे जितने भी वॉल्यूम यहाँ प्रेजेंट है, जब इन दोनों को एक साथ अगर रख देंगे तो इसके द्वारा वेपर्स ज्यादा आएंगे, ज्यादा वेपर्स आएंगे। तो अगर वेपर के कंटेंट ऊपर ज्यादा रहेंगे तो इसके कंडेंस ज्यादा भी होंगे, क्योंकि इसका तो सर्टेन वेपर प्रेशर ही है, इसकी वजह से ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा, लेकिन इसको उतना ज्यादा वेपर प्रेशर है नहीं इसका, तो इसकी वजह से कंडेंस होगा, और कंडेंस होगा इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो एक का वॉल्यूम इसका डिक्रीज होगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो आंसर कौन सा दे देंगे, ये आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है तुम्हारा, मेटलर्जी से, ठीक है। मेटलर्जी में जो रिफाइनिंग करते हैं, रिफाइनिंग प्रोसेस होता है, उसी से रिलेटेड है कि किसमें कौन सा प्रोसेस यूज किया जाएगा। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, कि जो मेटल है वो लो में, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो है, एंड कंटेनिंग इम्प्योरिटीज हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो उसमें इम्प्योरिटीज है उसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट है, कैन बी प्यूरिफाइड बाई। इसमें ऐसा जिसमें होता है, जिसमें मेटल क्या हो कि मेल्टिंग पॉइंट कम हो और इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, ज्यादा हो, तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, डिस्टिलेशन या लिक्वेशन। तो देखो इसका सीधे से आंसर कौन सा होगा, लिक्वेशन। लिक्वेशन में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या होता है, हीट करते हैं इसको, यहाँ पे तुम्हारा डिस्चार्ज रहेगा, मतलब जो भी ओर्स रहेंगे उनको यहाँ पे रखते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के बाद से क्या होगा, यहाँ से जो इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट तो हाई है, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो वो जल्दी मेल्ट हो के क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेटल आ जाएगा, प्योर मेटल आ जाएगा, और इम्प्योरिटीज क्या हो जाएंगी, यहाँ पे रिमूव रह जाएंगी। तो जिनमें अगर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम हो और इम्प्योरिटी का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो, तो हम कौन सा प्रोसेस आसानी से यूज कर सकते हैं, लिक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो आंसर कौन सा देंगे, लिक्वेशन आंसर दे देंगे। बाकी क्या ऑप्शन में देखते हैं, जोन रिफाइनिंग। तो जोन रिफाइनिंग क्या होता है, जोन रिफाइनिंग होता है तुम्हारा सेमीकंडक्टर्स के लिए जनरली यूज होता है। जोन रिफाइनिंग के लिए कौन सा यूज करते हैं, जनरली सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंडियम, गैलियम, बोरॉन, इन सब के रिफाइनिंग के लिए कौन सा यूज करते हैं, जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग बताया था क्या होता है,
जब इम्प्योरिटीज क्या हो, सोल्यूबल हो इन मोल्टेन फॉर्म, कि यहाँ पे क्या करते हैं, कॉइल लगा देते हैं, ठीक है, कॉइल लगा के इस वाले पोर्शन को हीट करते हैं, हीट करने से क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे मेल्ट हो जाएगा, तो इम्प्योरिटीज क्या हो जाएंगी इस फॉर्म में, यहाँ पे मेल्टिंग फॉर्म में ज्यादा सॉल्युबल होंगी, तो वो उस इम्प्योरिटीज यहाँ पे है। फिर इसको धीरे 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 करके क्या करेंगे, जो कॉइल है उसको क्या करेंगे, नीचे लेते आएंगे, और इम्प्योरिटीज धीरे धीरे नीचे आते जाएंगे, और नीचे से क्या करेंगे, लास्ट में कट कर देते हैं। तो जो हमें प्योर मेटल ऑब्टेन होता है, ये होता है जोन रिफाइनिंग। जोन रिफाइनिंग किसके लिए, जनरली सेमीकंडक्टर्स के लिए होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंडियम, गैलियम, बोरॉन, इन सब के लिए यूज किया जाता है। लिक्वेशन तुम्हारा जो है ये किसके लिए यूज किया जाता है, टीन के लिए, टीन की मेटलर्जी में यूज करते हैं, क्योंकि टीन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, और उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। अब थोड़ा बाद वेपर फेज रिफाइनिंग, ये इसको वैन ऑर्कल मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। वेपर फेज रिफाइनिंग, इसमें क्या होता है कि मेटल को क्या करते हैं, पहले किसी गैस से रिएक्ट करा कर हाई टेम्परेचर पर उसको गैसियस फॉर्म में ले जाते हैं, फिर उसको और फर्दर ब्रेक करते हैं, तो क्या होता है, वो मेटल क्या होता है, और जो भी ऑक्साइड होता है वो रिमूव हो जाता है, और केवल क्या रहता है, मेटल बच जाता है। जैसे इसमें मोन्ड प्रोसेस होता है, निकिल के मेटलर्जी में यूज करते हैं, जर्कोरियम, टाइटेनियम, इनकी मेटलर्जी यूज करते हैं, कौन सा, वेपर फेज रिफाइनिंग या वैन आर्कल मेथड। इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, CO से कराते हैं, तो NiCO4 बनता है, NiCO4 बनता है, और इसको और फर्दर हीट करते हैं। इससे यहाँ पे जो टेम्परेचर है उससे ज्यादा, मान यहाँ पे 300 देते हैं, यहाँ पे कितना 500 600 डिग्री सेंटीग्रेड और हीट करते हैं, तो निकल भी रिमूव हो जाता है, और जो CO होगा, तो यानी मतलब पहले एक बार गैस से रिएक्शन कराते हैं किसी हाई टेम्परेचर पे, फिर फर्दर और ज्यादा हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन, तो क्या होता है, जो गैस जो रिमूव हो जाते हैं, प्योर मेटल क्या होता है, ऑब्टेन हो जाता है। जर्कोरियम, टाइटेनियम के लिए भी यूज करते हैं। डिस्टिलेशन किसके लिए यूज करते हैं, डिस्टिलेशन में जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होता है, जनरली जो ट्रांजिशन मेटल में जो कौन से थे, जिंक, कैडमियम, मरकरी, तो जिंक और मरकरी के लिए मेटलर्जी में क्या करते हैं, डिस्टिलेशन यूज करते हैं, कि ये कम टेम्परेचर पे ही क्या हो जाते हैं, बॉयल होके क्या होता है, रिमूव हो जाता है, वेपर फॉर्म में आता है, और फिर उनको कंडेंस करके हम क्या कर लेंगे, प्यूरिफाइड फॉर्म में ऑब्टेन कर लेंगे। तो डिस्टिलेशन के लिए, क्योंकि इनमें मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है, तो आसानी से जल्दी वेपराइज हो जाएंगे, जल्दी वेपराइज होंगे, तो फिर उनको हम क्या करेंगे, कंडेंस कर लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखो ये ब्लॉक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, कुछ S ब्लॉक का है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिलेटेड है, PvP नाइट्रोजन वाले ग्रुप से है, यहाँ से बोरॉन वाले ग्रुप से, मतलब P ब्लॉक से रिलेटेड सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और इसमें से बताना है कौन कौन सा करेक्ट है। मतलब इसे दिया हुआ था फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट सेकंड करेक्ट है, फर्स्ट, तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए, ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, कि कौन कौन सा करेक्ट है, ऐसे करके ऑप्शन में दिया हुआ। तो चलो एक एक करके पहले स्टार्ट करते हैं। ऑन डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 O2 गैस इज रिलीज्ड। तो ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, हमेशा लिखते रहते हैं, यूज करते रहते हैं लोग। H2O2 जब भी डिकम्पोज होता है तो किसमें होता है, H2O एंड O2 में क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है। तो O2 में ब्रेक होता है, O2 गैस इज रिलीज्ड, सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। सेकेंड देखो, कह रहे 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, ठीक है, इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ H2O2। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। H2O2 के फॉर्मेशन में देखा गया था, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल क्या हो गया, यहाँ पे OH रहे, C2H5, ये इथाइल ग्रुप हो गया, 1 2 पे है, तो 2 इथाइल, और एंथ्रास तीन रिंग होता है ऐसे, तो इसको क्या होता है, एंथ्रासीन बोलते हैं, और 2 OH होता है एंथ्राक्विनोल, तो ये हो जाएगा 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल, ठीक है। इसकी अगर हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है, H2O2 बनता है, यहाँ से H और O2 ये कंबाइंड होकर क्या आ जाएगा, H2O2 आ जाएगा। मतलब जैसे भी होते ये H चला जाएगा, और यहाँ पे क्या होता है, क्यूनोल टाइप का बन जाता है, तो यानी बीच में क्या आ जाएगा, देखो इस तरह से, इधर क्या आ जाता है, C डबल बॉन्ड O आ जाता है,
ये बन जाता है, क्यूनोन बन जाता है। तो हाइड्रोक्यूनोल से ओन बन जाता है, ठीक, हाइड्रोक्यूनोन बन जाता है 2 इथाइल C2H5। तो यहाँ से H2O2 का फॉर्मेशन हो जा रहा है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है कि प्रिपरेशन ऑफ H2O2, ठीक है। तो 2 तो समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या रहेगा। ऑन हीटिंग विद KClO3 PbNO3 NaNO3 O2 गैस इज रिलीज्ड। तो पहले तो ये जान लो कि जो नाइट्रेट होते हैं, नाइट्रेट की हीटिंग से क्या क्या बनता है। तो डायरेक्ट ये समझ लो, KClO3 का रिएक्शन लिख लेते हैं। KClO3 क्या होता है, KClO3 को हीट करते हैं तो क्या बनता है, KClO2 प्लस O2 में क्या होता है, ब्रेक होता है, तो O2 गैस तो रिलीज होती है। KClO3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइट्रेट के लिए जनरलाइज हम लोग एक चीज देखते हैं कि जितने भी नाइट्रेट होते हैं, मेटल नाइट्रेट होते हैं, सारे नाइट्रेट, मतलब अगर उनको हीट करेंगे हम लोग, कोई सा भी नाइट्रेट है उसको हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, ये बनेगा ही बनेगा सारे केस में, ठीक है। किसमें नहीं बनेगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके नाइट्रेट जो होंगे उनको हीट करने पे नहीं बनता। बाकी सबके नाइट्रेट को, जैसे इनके नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, NaNO3 को ले लेते हैं, तो NaNO3 के नाइट्रेट को अगर हम लोग हीट करेंगे तो नाइट्राइट बनता है इनका, क्या बनता है, मेटल नाइट्राइट। तो NaNO2 प्लस क्या बनेगा, O2 बनेगा। ये समझ में आ गया कि सोडियम का नाइट्राइट है तो क्या NaNO2 प्लस O2, पोटेशियम का नाइट्रेट है तो उसको हीट करेंगे तो KNO2 प्लस O2, रुबिडियम के नाइट्रेट को हीट करेंगे तो RbNO2 प्लस O2, सीजियम का नाइट्रेट है उसको हीट करेंगे तो ये नाइट्रेट। बाकी जितने भी नाइट्रेट है, इनके अलावा जितने भी मेटल के क्या है नाइट्रेट, जैसे मान लो कि अभी इसमें क्या दिया, लेड नाइट्रेट दिया हुआ PbNO3 का होल ट्राइस, इसके नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे तो क्या, इसका ऑक्साइड बना लो, PbO प्लस NO2 प्लस O2 आएगा। कोई किसी का भी नाइट्रेट ले लो, इसके अलावा कैल्शियम का नाइट्रेट ले लो, इसको हीट करेंगे तो क्या आएगा, CaO प्लस NO2 प्लस O2। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी मेटल का, इनके फर्स्ट ग्रुप के सोडियम, पोटेशियम ग्रुप के, इनके नाइट्रेट को हीट करते हैं तो NaNO2 प्लस O2 आता है। बाकी इनके सबके मेटल के नाइट्रेट के मेटल ऑक्साइड NO2 देन O2 आता है। तो पूछा क्या गया, NaNO3 का पूछा गया, तो लेड नाइट्रेट का कैसे लेते हैं, तीनों में क्या हो रहा है, O2 गैस रिलीज हो रहा है, O2 गैस रिलीज हो रहा है, तो तीनों में रिलीज होता है। ये ऑप्शन क्या है, मतलब थर्ड वाला भी क्या है, करेक्ट है। अब फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम पेरोक्सोबोरेट, ठीक है। तो पहले तो सोडियम पेरोक्सोबोरेट देख लो क्या होता है। H2O2 इज ट्रीटेड विथ सोडियम मेटाबोरेट, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। रिएक्शन देख लो, डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा है कि H2O2 की रिएक्शन क्या रहता है, दो मॉलिक्यूल H2O2 की रिएक्शन, सोडियम मेटाबोरेट NaBO2 होता है, NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट, ठीक है, 2NaBO2 की रिएक्शन 6H2O से कराते हैं तो ये बनता है सोडियम पेरोक्सोबोरेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2B2O2OH डॉट 6H2O होता है सोडियम पेरोक्सोबोरेट। सोडियम पेरोक्सो, कहीं कहीं पे इसको सोडियम बोरेट पर बोरेट भी लिखते हैं, ऑक्सोनोले के सोडियम पर बोरेट भी लिखते हैं, लेकिन ज्यादा करेक्ट सोडियम पेरोक्सोबोरेट है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर देखो, यहां से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं क्या होता है, पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, वो वाला जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, वो उसी तरह से यहाँ से प्रेजेंट होता है, यहाँ पे बोरॉन और यहाँ पे बोरॉन, ठीक है। बाकी यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, और ये बोरॉन पे निगेटिव होकर क्या आ जाएगा, टोटल 2 निगेटिव, बोरॉन तो 3 ही बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड होने से 2 निगेटिव, और जो 2 क्या रहेगा 2Na प्लस के फॉर्म में रहेगा, तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड और डॉट 6H2O, तो ये होता है सोडियम पेरोक्सोबोरेट होता है, ठीक है। तो H2 रिएक्शन NaBO2 से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम पेरोक्सोबोरेट, इसको सोडियम परबोरेट भी बोलते हैं। तो यानी ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है, ठीक है।
तो यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों करेक्ट है, तो उसमें ऑप्शन में दिया हुआ था ए बी सी डी करके फर्स्ट सेकंड करेक्ट है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है रेडॉक्स रिएक्शन का। ये बताना है कि कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन है। अमॉन्ग द फॉलोइंग व्हिच इज द रेडॉक्स रिएक्शन। तो सिंपल सा रेडॉक्स रिएक्शन पहचानने के लिए रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए पता है कि ऑक्सीडेशन के लिए क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन के लिए सीधे इसका अपोजिट होता है, दोनों प्रोसेस इसमें होगा। और जनरली जो एसिड बेस रिएक्शन होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। तो देखो यहाँ पे N2 और O2 की रिएक्शन पता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, ये NO में कन्वर्ट होता है, ठीक है। NO में कन्वर्ट होगा तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखा जाए तो क्या आएगा, जीरो, क्योंकि फ्री स्टेट में किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ से जीरो हो गया, जीरो से यहाँ पे अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या आएगा, +2। बिकॉज नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा यहाँ पे -2, यहाँ पे क्या रहेगा -2 के फॉर्म में रहेगा, ऑक्सीजन ऑक्साइड है तो यहाँ पे +2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, जीरो से क्या हो गया यहाँ पे -2, 1 का डिक्रीज हो, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिडॉक्स हो गया। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ O3 O2, 3O2 से क्या करेंगे, 2O3 इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। ये फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है, ओजोन फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है। तो इसमें दोनों में ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्या है, 0 है, तो कोई क्या आएगा, ऑक्सीजन का रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे NaOH और H2SO4। तो यहाँ पे देखो ये तो एसिड बेस रिएक्शन है, NaOH और H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, Na2SO4 बनता है और H2O। तो किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है। ऐसे ही ये भी देखो डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, AgNO3 है और यहाँ से NaCl से रिएक्शन करा रहे हैं, AgCl प्लस NaNO3, तो केवल ये इसके साथ कंबाइन हो जा रहा है, ये इसके साथ कंबाइन है, तो कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन -1 है, यहाँ भी -1 है, जो यहाँ पे +1 है यहाँ पे +1 है, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये रेडॉक्स नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, केवल ये आंसर हो जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से रिलेटेड है गैसीय स्टेट में, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। क्या करना है इसमें, देखो ग्राफ पहचानना है कि कौन कौन सा ग्राफ है। ये ग्राफ दिया हुआ है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और स्पीड के बीच में मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पड़ा हुआ था, कौन कौन सा था, यहाँ पे ABC रिप्रेजेंटेशन किया गया है, कहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कौन सा इसमें से करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो पहले ये देखते हैं सबसे ज्यादा फ्रैक्शन इस वेलोसिटी से, ए वाली वेलोसिटी से क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा फ्रैक्शन है, मतलब ये वाली वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से मूव करने वाले मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन क्या है, सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स इससे मूव कर रहे हैं। तो जिस स्पीड से सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं उसको कौन सा बोलते हैं हम लोग, VMPS बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड VMPS होता है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि क्या है, ये क्या VMPS है, तो ये तो और किसी ऑप्शन में है नहीं, ये VMPS केवल एक ही में है, तो ऐसे ही यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। और देखो B और C में भी अगर मान लो पहचानना है कि B और C कौन से होंगे, ठीक है, तो ये डेटा से तो पहचान सकते हो कि देखो VMPS की वैल्यू क्या आता है, 2RT/m होता था, B एवरेज की वैल्यू क्या था, 8RT/πm था, और VRMS का 3RT/m था। तो तीनों में सबसे ज्यादा कौन सा होता है, VRMS क्या होता है, सबसे ज्यादा आता है
देन V एवरेज, देन V एमपीएस। तो V आरएमएस क्या होगा सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है, सी वाले की। यहाँ से देखो ये स्पीड है, ऐसे नहीं सोचना है कि ये वाला स्पीड सबसे ज्यादा ऊपर है तो ये वाला आरएमएस हो जाएगा, नहीं, ये फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वेलोसिटी से ज्यादा मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। वेलोसिटी तो इस लाइन एक्सिस पे है, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी कौन सा है, सी का है, तो सी की वेलोसिटी है, तो सी कौन सा हो जाएगा, आरएमएस हो जाएगा, तो सी आरएमएस हो जाएगा। बी क्या होगा, एवरेज हो गया, तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो सिंपल, तो मैं कुछ भी दिमाग में ग्राफ पहचानना था बस। 15 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, क्या कह रहा है, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमॉन्ग द पेयर विल हैव रिलीज मैक्सिमम एनर्जी। इसमें से कौन से पेयर, तीन पेयर दिए हुए हैं, इनमें से कौन, दोनों में से बताना है कि किसी एक में क्या है कि एनर्जी जो है ज्यादा रिलीज होगी, तो कौन किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। आई एम गोइंग वन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो मतलब ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है कि जितना आसानी से ऐड कर सकते हो उतनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो, तो ये कौन सा है, हेलोजन वाले ग्रुप का है, ये कौन सा है, सल्फर वाले ग्रुप का है, ये फर्स्ट ए ग्रुप का है। तो इन दोनों में तो एक्सेप्शन होता है, ठीक है, इन दोनों में क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। चलो फ्लोरीन क्लोरीन की बात करते हैं, इस वाले ग्रुप में फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होता है। तो यानी कि सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, फ्लोरीन का, बट एक्सेप्शन क्या होता है, फ्लोरीन क्या होता है, यहाँ पे होता है सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन, इस वाले ग्रुप के लिए। तो पहले तो इसमें कौन सा आ जाएगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा, मतलब क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा रिलीज होगी। नेक्स्ट आ सल्फर सेलेनियम में, तो OSSCT, तो इसमें देखो ऑक्सीजन का कम होता है, तो अभी तो इसमें केवल सल्फर सेलेनियम में पूछा गया है, ऑक्सीजन का तो कम होता ही है, तो सल्फर की वजह से कौन सा आता है, सेलेनियम, ठीक है। इसमें किसका ज्यादा हो जाएगा, सल्फर का ज्यादा हो जाएगा। और फर्स्ट ए ग्रुप में नहीं ऐसा एक्सेप्शन होता है कि लिथियम का क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं, तो यहाँ पे हम जब कुछ भी नहीं, अगर एक्सेप्शन नहीं है तो फिर तो हम क्या करते हैं, रूल के हिसाब से आंसर देंगे। तो डाउन लो ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन दोनों में किसकी होगी, लिथियम की, क्योंकि नीचे जाने पे तो सोडियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो कम एनर्जी रिलीज होगी। देखो क्लोरीन सल्फर और लिथियम, तो देखो कौन सा है, क्लोरीन सल्फर लिथियम, पहला ही ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से आंसर देना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, किसका है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का देखते हैं, ऑप्शन में बोला गया क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें बोला गया एडी है, एबी है, बीसी है, एबीसीडी है, तो कौन कौन सा मतलब इससे ज्यादा है, इसमें क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। दो 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 चार दिया हुआ, तो एक से ज्यादा इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन सा सही है, इसमें इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले पहले स्टेटमेंट देखते हैं, इसको ऊपर वाले को निकालना, ठीक है। इनकरेक्ट पहला स्टेटमेंट देखते हैं, कह रहा है कि कोबाल्ट +3 विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, फॉर्म्स हाई मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कोबाल्ट +3 है, तो कोबाल्ट +3 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, 4s0 3d क्या आएगा, 6 आएगा, 3d 6 है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन तक पेयरिंग होगा, क्योंकि हाइब्रिडेशन DsP2 आ सकता है, तो ये क्या होगा, पेयरिंग हो गया। तो अब देखो पेयरिंग हो गया तो हाई मैग्नेटिक मूवमेंट कॉम्प्लेक्स, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कॉम्प्लेक्स हाई कब होगा, जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लेंगे तो पेयरिंग हो जा रहा है, और पेयरिंग हो रहा है तो हाई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं, ये तो मैग्नेटिक म्यू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो लेस मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, लेस मैग्नेटिक होता है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट, तो ये गलत हो गया। तो पहला आंसर ये तो ऑप्शन में रहेगा ही, तीन मतलब कौन कौन से बचे हैं, डी ए बी, इन तीनों में है ए तो इनकरेक्ट है, लिख लेते हैं इधर, ए इनकरेक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं सेकंड, इसको मिटाते हैं,
सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। कह रहे कि फॉर कोबाल्ट प्लस 3, कोबाल्ट प्लस 3 की बात कर रहे हैं। कोबाल्ट प्लस 3 है यानी कि 4s0 3d6e है। कह रहा है पेयरिंग एनर्जी इज ग्रेटर देन डेल्टा नॉट, ठीक है, देन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड विल हैव T2G एंड EG। तो देखो नीचे क्या होता है, अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है 6, अगर लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल की बात किया जा रहा है, तो ये कौन सा होता है T2G और ये क्या होता है EG होता है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये भी कह रहा है कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है डेल्टा नॉट से, ठीक है। तो पहले तो ये देखो कि डेल्टा नॉट क्या होता है। डेल्टा नॉट इनके बीच के जो एनर्जी डिफरेंस आता है, ये गैप आता है, स्प्लिटिंग एनर्जी होती है, वो क्या होता है डेल्टा नॉट होता है, ठीक है। इतनी एनर्जी ये किसकी वजह से होता है, लिगेंड पे डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो ये सेपरेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो अब देखो पेयरिंग एनर्जी मतलब ये कौन सी एनर्जी है, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को पेयर होने के लिए, ठीक है। इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी किसके लिए, पेयर होने के लिए। तो वो एनर्जी मिलेगी कहां से, इस स्प्लिटिंग एनर्जी से। जो स्प्लिट हो रही है एनर्जी, यहाँ से ब्रेक होने से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो एनर्जी से क्या होता है, पेयरिंग होता है। अगर पेयरिंग के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है और यही कम है, जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो कम है और जो रिक्वायर्ड है वो ज्यादा है, तो पेयरिंग तो हो ही नहीं पाएगा। समझ में आ गया कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन फिल करना होगा तो 1 2 3, अब 4 5 6 कब फिल करते हैं, जब डेल्टा नॉट क्या रहता है, ज्यादा रहता पेयरिंग एनर्जी से। यदि ऐसा रहता तो मतलब जो रिलीज एनर्जी वो ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम, मतलब पेयरिंग के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कम है और एनर्जी ज्यादा मिल रही है, तो पेयरिंग तो होगा ही होगा। अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो कम ही एनर्जी से क्या हो जाएगा, पेयरिंग है। लेकिन यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी ज्यादा बोला गया है, मतलब पेयरिंग होने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या है, ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, जो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इस केस में पेयरिंग तो होगा नहीं, तो 3 4 5 एंड 6 इस तरह से फिल होगा। तो कह रहा है कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड T2G4 एंड EG2 कॉन्फ़िगरेशन, तो सही है T2G4 एंड EG2 अगर पेयरिंग नहीं हुआ तो। अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, रिक्वायर्ड पेयरिंग के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी ज्यादा है डेल्टा नॉट से, तो पेयरिंग नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर में बी नहीं आएगा, ये क्या है, करेक्ट है। चलो इसको हटा देते हैं, बी ऑप्शन। अब देते सी में, देखो फॉर कोबाल्ट En3+2 लैम्डा absorb is less than लैम्डा कोबाल्ट F6 3-, ठीक है। इसमें जो लैम्डा absorb क्या है, कम है। तो लैम्डा कितना एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करता है स्प्लिटिंग एनर्जी पे। जो इनके बीच में जो एनर्जी गैप होता है, जो डेल्टा नॉट जितना ज्यादा होता है, डेल्टा नॉट जितना ज्यादा होता है उतनी ज्यादा एनर्जी क्या क्या कर सकता है, वो लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है तो लैम्डा क्या होगा, कम होगा। एनर्जी और लैम्डा का रिलेशन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो डेल्टा नॉट ज्यादा हो तो एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा हो तो लैम्डा क्या आएगा, कम आएगा। तो देखो En में और F6 में दोनों में स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा है, ये वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ज्यादा है, तो एनर्जी क्या आएगी, डेल्टा नॉट भी ज्यादा आएगा, ई भी ज्यादा आएगा, तो लैम्डा क्या आएगा, कम आएगा। जो एब्जॉर्ब कर सकता है वो क्या आएगा, कम आएगा। तो इससे वही कह रहा है कोबाल्ट En+3 टू लैम्डा एब्जॉर्ब इज लेस देन लैम्डा इतना। तो ये भी क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर स्प्लिटिंग स्ट्रॉन्ग लिगेंड स्प्लिटिंग ज्यादा तो ज्यादा एनर्जी का वो एब्जॉर्ब कर सकता है। क्योंकि एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ तक जाने के लिए गैप ज्यादा है, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ज्यादा एनर्जी का एब्जॉर्ब कर सकता है, ज्यादा एनर्जी का एब्जॉर्ब कर सकता है, तो लैम्डा क्या आएगा, कम आएगा। लैम्डा कम आएगा तो देखो लैम्डा एब्जॉर्ब इज लेस देन लैम्डा एब्जॉर्ब फॉर कोबाल्ट, ये भी करेक्ट है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब आंसर डी ऑप्शन चेक करते हैं। कह रहा है इफ लैम्डा नॉट, डी ऑप्शन में देखो डेल्टा नॉट की, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या दिया हुआ है, ऑक्टाहेड्रल के 8000 सेंटीमीटर इनवर्स का तो वेव नंबर के फॉर्म में दिया रहता है। जैसे लैम्डा दिया हुआ है मतलब एनर्जी दिया हुआ है, तो वैसे लैम्डा वेव नंबर दिया रहता है,
वेव नंबर क्या होता है 1/λ होता है। तो 1/λ के टर्म में एनर्जी दिया हुआ तो यूनिट क्या आता है सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि लैम्डा के यूनिट सेंटीमीटर मीटर में रख सकते हैं। तो ये क्या है वेव नंबर 1/λ क्या होता है सेंटीमीटर में, मतलब ये भी एक एनर्जी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी कितना दिया हुआ है, कह रहा है 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स है। तो फॉर कोबाल्ट+3 के लिए देन विद द सेम लिगेंड, अगर लिगेंड सेम है मतलब लिगेंड सेम है और टेट्राहेड्रल यदि आ रहा है, ज्योमेट्री यदि टेट्राहेड्रल है तो एनर्जी कितना रिलीज होगा 16,000 सेंटीमीटर इनवर्स कह रहा है। तो इनमें देखो रिलेशन क्या होता है, जो डेल्टा टी इक्वल टू होता है क्या 4/9 डेल्टा नॉट होता है। तो अगर डेल्टा नॉट 18,000 रख देते हैं क्या देगा 2,000 आ जाएगा और 2 into 4 कितना जाएगा 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है डेल्टा टी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 16,000 सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ। तो ये तो इनकरेक्ट है, 8,000 टाइम से बट कितना दिया 16,000, तो ये इनकरेक्ट है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ए और डी क्या हो जाएंगे इनकरेक्ट हो जाएंगे। इसमें देखो ए और डी कौन सा है, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में क्या है ए और डी दोनों इनकरेक्ट है। तो आंसर क्या आ जाएगा ए और डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये सिंपल तुम्हारा रेडॉक्स से रिलेटेड भी हो सकता है। ठीक है, और मोल कॉन्सेप्ट दोनों का क्या है कॉम्बिनेशन ही है, दोनों तरीके से मतलब सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। 0.6 ग्राम ऑफ यूरिया स्ट्रॉन्गली हीटिंग विथ NaOH, NaOH के साथ क्या कर रहे हैं इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या इवॉल्व हो रहा है अमोनिया इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, इन दोनों से क्या हुआ अमोनिया इवॉल्व हो, तो देन लिबरेटेड अमोनिया विल रिएक्ट कंप्लीटली विथ विच ऑफ द फॉलोइंग HCl सोल्यूशन। तो HCl का कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा जो कंप्लीटली NH3 से रिएक्ट करने के बाद से जो अमोनिया फॉर्म हो रहा है उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना HCl का अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, उसके लिए क्या दिया हुआ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखो क्या करें, पहले तो इसको दो तरीके, एक तो हम यूरिया लिखो पहले NH2CO NH2, इसके रिएक्शन किससे करा रहे हैं NaOH से कराते हैं। तो क्या अमोनिया लिबरेट हो रहा है NH3, और अगर रिएक्शन पता है तो इसमें क्या बन जाएगा Na2CO3 बन रहा है, यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाता है 2 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखोगे तो इसका कितना है 0.6 ग्राम है, अगर रिएक्शन पता है। ठीक है, तो यहाँ अगर इसका 0.6 ग्राम है तो इसके मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 60 होता है, तो डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 0.01 मोल आ जाएगा। इसके 0.01 मोल, तो अमोनिया के कितने मोल आ जाएंगे 0.02 मोल आ जाएंगे। अगर रिएक्शन पता है कि इसका ऑप्शन क्या है 1:2। तो अगर चलो मान लो रिएक्शन नहीं पता है तो कैसे निकालना है, क्या करो सिंपल POAC लगा देते हैं, ये तो कंफर्म है ना। यूरिया से क्या आ रहा है अमोनिया आ रहा है, तो जितना नाइट्रोजन यहाँ पे इसमें नाइट्रोजन जो भी है पूरा का पूरा नाइट्रोजन क्या हो रहा होगा NH3 के फॉर्म में जा रहा है NH2CO NH2, तो मान लो ये अमोनिया में जा रहा है। ठीक है, तो POAC लगा देते हैं किस पे नाइट्रोजन पे लगा देते हैं। तो नाइट्रोजन पे देखो कितने नाइट्रोजन है 2 नाइट्रोजन है, तो क्या करेंगे 2 into मोल ऑफ यूरिया इक्वल टू 1 into मोल ऑफ अमोनिया कर दो। तो यूरिया के मोल कितने हैं 0.1 और 0.1 इक्वल टू मोल ऑफ अमोनिया। तो मोल ऑफ अमोनिया कितना आएगा 0.02, यहाँ से भी 0.02। तो ये तो समझ में आ गया कि अमोनिया के मोल कितने आ रहे हैं, अमोनिया के मोल कितने हो गए 0.02 आ रहे हैं। चाहे यहाँ से चाहे इस तरह से दोनों में से कैसे निकाल, तो ये वाला ज्यादा आसान है, ये तो कुछ करना ही नहीं POC लगाना है। तो क्या आ जाएगा 0.02 आ गया। अब जो अमोनिया आ रहा है इसको किससे ट्रीट कर रहे हैं HCl से रिएक्ट करा रहे हैं। तो ये तो सिंपल क्या है इसी बीच रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये एक H+ गेन करेगा, एक H+ क्या होगा रिमूव करेगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या कर दो अमोनिया किसके बराबर है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl। तो देख लो इसके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे अमोनिया के 0.02 है इंटू एक H+ गेन करेगा, इसके फैक्टर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl के ग्राम इक्विवेलेंट कितने आ गए 0.02। अब देख लेते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं। अब देखो डायरेक्ट
नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम करते हैं तो क्या आता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ही आ जाता है। नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम लीटर में होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम क्या करेंगे, लीटर में करेंगे। तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, 0.02 है और इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 0.1, तो 0.1 इंटू 0.2 करेंगे तो क्या होगा 0.02 आ जाएगा। तो यहीं पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा, एचसीएल के 0.02 आ जाएगा। बाकी में करेंगे तो 0.1, 4.8 आ जाएगा, यहाँ 0.404 आ जाएगा। तो आंसर कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो सिंपल दो स्टेप में करना था। एक तो पहले कि यूरिया के रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड करें तो अमोनिया रिलीज हो रहा है, तो अमोनिया का मोल निकालना, और अमोनिया के मोल से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे किसके, एचसीएल के कितने ग्राम इक्विवेलेंट कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है ये, जिसमें कि डायरेक्ट क्या आंसर तुम्हें फिल करना है। तो क्या करना है, नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिड कार्बन प्रेजेंट इन स्पार्टन। ठीक है, तो स्पार्टन ये तुम्हारे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में दिया हुआ है। ठीक है, सबसे लास्ट पे 449 पेज पे स्पार्टन क्या होता है, आर्टिफिशियल स्वीटेनर है दिया हुआ, उसका एग्जांपल है आर्टिफिशियल स्वीटेनर। अगर इसका स्ट्रक्चर पता रहेगा डायरेक्ट, अभी तो एनटीए इस बार ऐसे पूछ रहा है कि इसमें डायरेक्ट स्ट्रक्चर पूछ रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर यदि पता है तो इसमें sp2 हाइब्रिड कार्बन पता हो जाएगा। तो स्पार्टन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, यहाँ पे इस तरह से होगा COOH NH2 होता है यहाँ पे, NH, ये वाला एस्टर वाला पार्ट होता है और ये एसिड वाला पार्ट होता है। ये स्पार्टन ये स्ट्रक्चर इसका, इसमें sp2 हाइब्रिड कार्बन फाइंड आउट करना है। तो देख लो कितने sp2 हाइब्रिड कार्बन होंगे। देखो यहाँ पे ये वाला कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिड कार्बन है। एक ये कार्बन sp2 हाइब्रिड होगा, एक ये कार्बन है, तीन तो ऐसा हुआ है। ये रिंग है बेंजीन रिंग में सारे कार्बन, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 और ये भी sp2। तो 6 इधर हो गए और 1, 2 और 3, तो टोटल कितने हो जाएंगे 9 कार्बन sp2 हाइब्रिड कार्बन ऐसे होंगे जिनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 9। तो इसमें डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रहेगा तो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कह रहा है कि तुम्हारा आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। ठीक है, आयनिक ठीक ठाक क्वेश्चन है। बफर सॉल्यूशन का भी इसमें कॉन्सेप्ट यूज किया गया। बफर सॉल्यूशन क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए, आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए। चलो देखते हैं इसमें क्या है, जो कह रहा है पहले वो लिखते जाते हैं फिर बाद में सॉल्व करते हैं। कि 3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, 3 ग्राम क्या है एसिटिक एसिड है, मिक्सड इन 250 ml ऑफ 0.1 m सोल्यूशन। चलो एक कंटेनर बना लेते हैं यहाँ पे कि कितना है 250 ml का है, इसमें 0.1 m HCl है। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं 3 ग्राम एसिटिक एसिड मिक्स कर रहे हैं CH3COH। चलो इसके बाद क्या होगा, दिस मिक्सर इज नाउ डाइल्यूटेड टू 500 ml। इस सोल्यूशन को कहां तक ले गए 500 तक ml, मतलब ये मिक्स करने के बाद से इसको कहां पे ले गए 500 ml तक। ठीक है, 20 ml ऑफ दिस सोल्यूशन इज नाउ, अब इस सोल्यूशन का क्या निकाल लिया गया 20 ml ले लिया गया। यहाँ पे क्या आ गया 20 ml आ गया इसका, इस सोल्यूशन का ले लिया गया। चलो टेकन इन द कंटेनर, अनदर कंटेनर, दूसरा कंटेनर लिया, हाफ ml ऑफ 0.1 m इज एडेड टू दिस। इसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, हाफ ml ऐड कर रहे हैं, 5 m NaOH का ऐड कर रहे हैं। फाइंड द pH ऑफ दिस सोल्यूशन, तो इस सोल्यूशन का क्या बताना है pH बताना है। ठीक, चलो देखो इसमें करना क्या है, एक एक स्टेप करके करते हैं। पहले ये बता देते हैं कि सॉल्व कैसे करना क्या है। तो एसिटिक एसिड है और HCl है, दोनों एसिड है यहाँ पे। तो इनके पहले हम लोग क्या करेंगे मोल निकालेंगे। ठीक है, मोल निकालने के बाद से यहाँ से 500 जब बन जाता है तो दोनों का कंसंट्रेशन निकालेंगे, क्योंकि दोनों एसिड है तो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे जितने मोल इनके हैं उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कंसंट्रेशन निकालेंगे 500 ml सोल्यूशन में, ठीक है। जब इनका कंसंट्रेशन दोनों का आ जाएगा तो यहाँ से क्या निकालेंगे, इनके 20 ml लेने के बाद से देखेंगे कि इनके कितने कितने मोल इसमें आ गए, 20 ml का सोल्यूशन में कितने कितने मोल आ गए। फिर यहाँ से NaOH का मोल देख लेंगे कितने आ गए। अब NaOH क्या करेगा, इन दोनों से रिएक्ट करेगा, CH3COH से और NaOH से। दोनों में से पहले किससे रिएक्ट करेगा, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग के बीच में रिएक्शन फास्ट होता है, ठीक है। देन अगर वो रिएक्ट कर जाता है देन CH3COH से रिएक्शन करेगा और उसके बाद देखेंगे सोल्यूशन क्या है, कि सॉल्ट वाला सोल्यूशन बनना है, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस होना है, या फिर गोफर सोल्यूशन बनना है, कैसा सोल्यूशन है उसके रिस्पेक्ट में क्या निकालेंगे, पीएच निकालेंगे। तो एक स्टेप पहले कर लेते हैं। यहाँ से मोल ऑफ HCl अगर देखें तो कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू 0.25 करेंगे तो 0.025 आ जाएगा मोल। इसके आगे ये HCl के मोल आ गए। मोल ऑफ CH3COH निकाल लेते हैं, ये 3 ग्राम है, 3 ग्राम है तो क्या करेंगे 3 डिवाइड बाई 60 कर दो तो 1/20 यानी कि 0.05 मोल आ गया। ये किसका मोल आ गया, CH3COH का मोल आ गया। अब इसको डाइल्यूट किया गया कहां तक, 500 ml तक। तो कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, इनमें किसका हो जाएगा, HCl का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 0.025 डिवाइड बाई 500 ml है तो मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम कर लेते हैं 0.5 लीटर में, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.05। तो ये किसका HCl का कंसंट्रेशन कितना आ गया 0.05। और मोलरिटी ऑफ CH3COH ये तो 0.05 है और डिवाइड में क्या करेंगे 0.5 कर देंगे, लीटर से डाइल्यूट किया गया तो यहाँ से कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। दोनों का कंसंट्रेशन पता चल गया। इस सोल्यूशन में 500 ml के सोल्यूशन में अब ये रिएक्शन होगा नहीं कुछ। इनका क्या लिया गया 20 ml ले लिया गया है, ठीक है। तो 20 ml ले लिया गया है तो अब 20 ml में इनके मोल देख लेते हैं कितने कितने मोल आए हैं। तो मोल ऑफ HCl देख लेते हैं कितने हो जाएंगे, तो 0.05 इंटू 20, ये तो मोलरिटी हो गया, अब वॉल्यूम लीटर में होता है तो 0.02 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 2 करेंगे 10, 0.0010 4 प्लेस पे डेसिमल है, ठीक है। ये आ जाएगा इसके मोल। मोल ऑफ CH3COH देख लेते हैं, मोल ऑफ CH3COH कितना 0.1 इंटू 0.02 लीटर में, ये कितना आ जाएगा 2 ही आ जाएगा 0.002 आ जाएगा। इतने मोल इसके आ गए, HCl के मोल आ गए, इतने मोल HCl। अब इसमें NaOH ऐड कर रहे हैं तो पहले NaOH के भी मोल निकाल लेते हैं, फिर रिएक्शन जो भी होगा उसका कंसीडर करेंगे। तो मोल ऑफ NaOH कितना हो जाएगा इसमें, ½ ml है इसका, यानी कि 0.0005 लीटर हो गया। इंटू क्या करेंगे मोलरिटी, मोलरिटी का तो 0.0025, ये क्या है इतना मोल आ गया NaOH का। HCl कितने मोल है 0.001, 0.002 और इसके कितने 0.0025 मोल हो गए। अब तो ये मोल होगा। अब इसमें रिएक्शन होगा। अब रिएक्शन किससे किससे होगा, NaOH का रिएक्शन होगा किससे पहले HCl से, देन NaOH का रिएक्शन किससे होगा CH3COH से, जो भी देखते हैं कौन ज्यादा है कैसा है, ठीक है। तो ऊपर का थोड़ा सा मिटा देते हैं आगे, ये हमें कैलकुलेट करना फाइनल सोल्यूशन का। तो पहले देखते हैं NaOH का रिएक्शन किससे होगा, HCl से होगा, तो वो रिएक्शन लिख लेते हैं। NaOH HCl न्यूट्रलाइज करेगा क्या बन जाएगा NaCl प्लस H2O आ जाएगा, ठीक है। NaOH का मोल कितना है 0.0025, HCl का मोल कितना है 0.001। अब देखो इसमें लिमिटिंग रीजन कौन सा है, HCl है तो HCl पूरा गया होगा, कंप्लीट रिएक्ट कर जाएगा तो ये बचेगा कितना 0। NaCl के मोल कितने बनेंगे 0.001 और इसका इतना कितना बचा हुआ होगा रिमेनिंग 0.015, ये क्या होगा इतना बचेगा, इसका इतना बच जाएगा। ये समझ में आ गया। तो HCl तो खत्म हो गया यहाँ से कंटेनर में, बच गया क्या क्या NaOH का मोल इतना बचा है और CH3COH का मोल अभी बचा हुआ है। तो अब किससे रिएक्शन होगा CH3COH का, CH3COH किससे रिएक्ट करेगा
NaOH से रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा, CH3COONA प्लस H2O बनेगा। अब CH3COOH के मोल कितने हैं, 0.002 और इसके मोल कितने हैं, 0.0015। अब देखो इन दोनों में से लिमिटिंग रीजन कौन सा है, NaOH और CH3COH में NaOH लिमिटिंग रीजन देते पूरा का पूरा रिएक्ट कर देगा तो ये कितना बन जाएगा, 0.0015 बन जाएगा, यहाँ पे 0 बचेगा और ये कितना बच जाएगा, अभी देखो इसमें 0.2 है ना, 0.5 बच जाएगा, 0.0005 क्या होगा, रिमेनिंग हो जाएगा। ये समझ में आ गया, इसके इतने मोल। अब देखो इसमें ये वीक एसिड बचा हुआ है और इसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस बचा हुआ है सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, बफर सॉल्यूशन हो गया। वीक एसिड और उसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस प्रेजेंट है, तो सॉल्यूशन क्या हो गया, बफर सॉल्यूशन हो गया। तो बफर सॉल्यूशन का पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से पीएच कैलकुलेट करेंगे, सॉल्यूशन विल बी एसिडिक बफर, एसिडिक बफर हो जाएगा। बफर का पीएच क्या होता है, पीएच इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेशन किसका होता है, कॉन्जुगेट बेस का कंसंट्रेशन लिखते हैं और यहाँ पे एसिड का कंसंट्रेशन लिखते हैं। कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, मोल लिख सकते हैं, मिलीमोल, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम रहेगा तो डिवाइड ही हो जाएगा। तो pKa की वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में 4.74 प्लस लॉग सॉल्ट का वैल्यू कितना दिया हुआ 0.0015 और ये आ गया 0.0005, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, लॉग 3 की वैल्यू कितना होता है 0.4771, 4.77 प्लस लॉग 3 की वैल्यू कितना 0.4771 कर देंगे तो 5.22 के अप्रॉक्स क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा। और सॉल्यूशन कौन सा होगा, बफर सॉल्यूशन होगा। तो ये फाइनल क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका, दो एसिड का कॉम्बिनेशन था, एक बेस के साथ रिएक्शन था, कौन किससे पहले रिएक्ट करेगा ये कॉन्सेप्ट, और एक फिर बफर बनता है, बफर बनेगा। बफर के लिए हमेशा जब भी बफर का क्वेश्चन उनका डायरेक्ट नहीं पता रहेगा कि बफर का क्वेश्चन है, कि बफर सोल्यूशन है, तुम्हें क्वेश्चन कराना होता फिर पता चलता है कि हाँ बफर सोल्यूशन है, तो उसका पीएच कैलकुलेट करना होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, ये सरफेस टेंशन का अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें फ्लोकुलेशन कोआगुलेशन वैल्यू का यूज किया गया है, ठीक है। देखते हैं, कह रहा है फ्लोकुलेशन वैल्यू ऑफ H2S3, ठीक है। तो इसमें पढ़ा गया था फ्लोकुलेशन और कोआगुलेशन होता है, ठीक है। तो दोनों सिमिलर टाइप के होता है, बस फ्लोकुलेशन में क्या होता है, जो इफेक्टिव आयन होता है वो कोआगुलेट करने के बाद से क्या होता है, ऊपर सेटल होता है, और कोआगुलेशन में क्या होता है, न्यूट्रल करने के बाद इफेक्टिव आयन द्वारा सॉल्व को न्यूट्रल करने के बाद वो क्या है, नीचे सेटल होते हैं, तो कोआगुलेशन होता है। तो लगभग दोनों सिमिलर सी चीज है, फ्लोकुलेशन और कोआगुलेशन। तो H2S3 एक सॉल्व है, इसकी फ्लोकुलेशन वैल्यू दिया हुआ, किसके द्वारा, HCl जो इफेक्टिव होगा, HCl का कोई आयन होगा जो इफेक्टिव आयन होगा, उसके 30 मिलीमोल है। देन कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4 रिक्वायर्ड इन ग्राम। H2SO4 के लिए पूछा जा रहा है कि अगर 250 ml उसी सॉल्व का है तो H2SO4 का कितना ग्राम रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो कोवलेंट वैल्यू या फ्लोकुलेंट वैल्यू जो भी लिखाया गया, तो उसमें फ्लोकुलेशन वैल्यू लिखाया गया, उसमें क्या था, पर लीटर सॉल्व के लिए हुआ था कि जो भी क्या होगा इफेक्टिव आयन होगा उसके कितनी मिलीमोल रिक्वायर्ड होंगे 1 लीटर सॉल्व को कंप्लीटली क्या करने के लिए, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए, कोगुलेट करने के लिए जितना रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो HCl का 30 मिलीमोल पर लीटर दिया ही हुआ है, ठीक है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि H2S3 सॉल्व है, H2S3 तो ये एक सल्फाइड सॉल्व है, ठीक है। और सल्फाइड सॉल्व पता होना चाहिए, इसमें क्या होता है, जो भी जैसे CDS हो गया, H2S3 हो गया, वो सारे निगेटिव सॉल्व होते हैं। सल्फाइड सॉल्व क्या होता है, निगेटिव सॉल्व होते हैं, सबसे पहली बात। और इसके लिए जो इफेक्टिव आयन होगा, वो क्या होगा, कैटायन होगा। अगर ये निगेटिव सॉल्व है तो इसके लिए इफेक्टिव आयन कौन सा होगा, कैटायन होगा इलेक्ट्रोलाइट का। तो HCl का कौन सा आयन है,
होगा, H प्लस यूज आएगा, H प्लस यूज आएगा, H प्लस क्या होगा, इफेक्टिव आयन होगा। तो अब देखो कह रहे कि 1 लीटर सॉल्ट को कोगुलेट करने के लिए कितना रिक्वायर्ड है, फॉर 1 लीटर सॉल्ट कोगुलेट या फ्लोकुलेट कर लिख सकते हैं, ठीक है। 1 लीटर सॉल्ट को कोगुलेट करने के लिए HCl का कितना रिक्वायर्ड है, 30 मिलीमोल रिक्वायर्ड है, 30 मिलीमोल रिक्वायर्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 लीटर सॉल्ट को H2SO3 को क्या कोगुलेट करने के लिए 30 मिलीमोल रिक्वायर्ड है, ठीक है। मतलब H प्लस आयन के कितना रिक्वायर्ड है, 30 मिलीमोल, क्योंकि इफेक्टिव आयन तो अल्टीमेटली H प्लस ही है, तो H प्लस तो ये इसलिए लिखते हैं फॉर 1 लीटर सॉल्ट कोगुलेट H2SO4 का कितना रिक्वायर्ड होगा। अब देखो H2SO4 के एक मॉलिक्यूल से कितने आते हैं, 2 H प्लस आते हैं, हमें तो H प्लस ही चाहिए ना, तो इसके 30 मिलीमोल अगर H2SO4 के रहेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 मिलीमोल हो जाएंगे H प्लस आयन के, तो हमें कितना रिक्वायर्ड होगा, केवल 15 मिलीमोल ही रिक्वायर्ड होगा। 1 लीटर सॉल्ट को कोगुलेट करने के लिए H2SO4 का कितना रिक्वायर्ड होगा, 15 मिलीमोल ही रिक्वायर्ड होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, H2SO4 रिक्वायर्ड इन ग्राम फॉर 250 ml ऑफ सॉल्ट, अगर कितने को सॉल्ट को यूज करना है, 250 ml को सॉल्ट को क्या करना है, कोगुलेट करना है, तो H2SO4 का कितना रिक्वायर्ड होगा। तो अगर 250 ml है यानी कि कितना लीटर हो गया, 1/4 लीटर हो गया, 1 लीटर के लिए इतना मिलीमोल, तो 1/4 लीटर के लिए कितना हो जाएगा, 15 इंटू 1/4 लीटर हो जाएगा। चलो इतना मिलीमोल आ गया किसका, H2SO4 का, मिलीमोल। हमें मिलीमोल तो H2SO4 को पूछा नहीं गया था, क्या पूछा गया, तो वेट पूछा गया था ग्राम में। तो ग्राम में करने के लिए पहले तो इसे मोल में कन्वर्ट कर लेते हैं, अब मोल में कन्वर्ट करने के बाद इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका वेट आ जाएगा ग्राम में। तो देखो होगा क्या, 15 इंटू 1/4, ये मिलीमोल था, 10⁻³ कर देंगे तो क्या आएगा, मोल हो गया ये, और इंटू क्या कर देंगे 98 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका वेट आ जाएगा कि कितना वेट इसका रिक्वायर्ड होगा सॉल्यूशन में। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका वेट पता चल जाएगा कि कितना ग्राम रिक्वायर्ड होगा H2SO4 का 250 ml सॉल्ट को रिड्यूस करें। तो सिंपल था क्वेश्चन, केवल ये देखना इसके लिए इतना रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए इतना रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए इतना मिलीमोल है, इतने मिलीमोल से वेट पूछा जा रहा है तो वेट कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक का ये थोड़ा सा टेस्ट से रिलेटेड है, इनऑर्गेनिक में जो टेस्ट होते हैं इनऑर्गेनिक टेस्ट से रिलेटेड है। तो क्या कहना है, NaCl की रिएक्शन करा रहा है K2Cr2 H2SO4 से A बन रहा है, NaOH से रिएक्शन करा रहा है देन B बन रहा है, देन B से डाइल्यूट H2SO4 देन H2 से रिएक्शन करा है तो C बन रहा है। तो ABC को पहले पहचानना, उसमें से क्या लिखना है, नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम ABC में मिला के कितने होंगे, ये क्वेश्चन है। तो पहले तो देखो यहां से यहां तक की जो रिएक्शन है वो कौन सा है, क्रोमाइल टेस्ट है, क्रोमाइल टेस्ट की रिएक्शन है। और यहाँ से ये वाली रिएक्शन क्या है, इनके फॉर्मेशन में इनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, Na2Cr2O7 के, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा क्या कि पहले क्रोमाइल टेस्ट देख लेते हैं, क्रोमाइल टेस्ट क्या होता है, क्रोमाइल टेस्ट क्या होता है। तो देखो क्रोमाइल टेस्ट करने के लिए किसके लिए यूज करते हैं, क्लोराइड आयन का टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, क्लोराइड आयन के टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन कौन से क्लोराइड, केवल फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट के क्लोराइड, मतलब सोडियम पोटेशियम, इनके क्लोराइड को आयन को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं क्रोमाइल टेस्ट। ये टेस्ट किसके लिए, हमने जैसे क्लोराइड हो गया HgCl2 हो गया, मरकरी, टीन, लेड, इनके क्लोराइड के लिए ये टेस्ट नहीं होता है। पहली बात, जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट है जैसे सोडियम पोटेशियम होगा, इनके क्लोराइड का टेस्ट होता है क्रोमाइल टेस्ट, और किनका नहीं होता, मरकरी, टीन, लेड, इन सबके जैसे इनके क्लोराइड का टेस्ट नहीं जाता है क्रोमाइल टेस्ट, ठीक है। केवल यही देते हैं क्रोमाइल टेस्ट, ये नहीं देते हैं, ठीक है। अब रिएक्शन लिखते हैं, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि NaCl की रिएक्शन लिख लेते हैं। NaCl की रिएक्शन किससे कराते हैं क्रोमाइल टेस्ट में, पहले H2SO4 ले लिए और K2Cr2O7 ले लिए, इसकी रिएक्शन कराते हैं तो पहले क्या बनता है तुम्हारा कि
क्रोमाइल बनता है CrO2 Cl2 बनता है, PHSO4 और अदर प्रोडक्ट बनते हैं। बट मेन तो तुम्हारा क्या है, क्रोमाइल। ये गैस है, ब्राउन रेड गैस है, ब्राउन रेड गैस, क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, तो पहले NaCl की रिएक्शन कराएंगे, इन सबसे कराए तो क्या बन गया, क्रोमाइल क्लोराइड बन गया, ब्राउन रेड गैस होती है। इस गैस को पास करते हैं हम लोग किसमें, NaOH में, CrO2 Cl2 में। ये गैस पास करते हैं किसमें, NaOH में, NaOH के सोल्यूशन में पास करते हैं तो क्या बनता है, Na2CrO4 सोडियम क्रोमेट बनता है। ये क्या होता है, एलोइस कलर होता है, एलोइस कलर का क्या होता है, सोल्यूशन हो जाता है। अगर ये वाली जो गैस है, ब्राउन रेड गैस है, इसको NaOH के सोल्यूशन में पास करेंगे तो क्या होता है, Na2CrO4 गैस आ जाएगा और प्लस अदर प्रोडक्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये एलोइस कलर हो गया। तो ये पूरा है क्रोमाइल टेस्ट। तो दो रिएक्शन तो तुम्हें यहीं से समझ में आ गया कि NaCl की रिएक्शन अगर K2CR2O7 H2SO4 से कराएंगे तो ये कौन सा बन जाएगा, ये क्रोमाइल क्लोराइड होगा, CrO2 Cl2 यहाँ पे लिख लेते हैं, CrO2 Cl2 हो गया, एक तो ये हो गया। NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 दो बन गए। अब इसकी H2SO4 से रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो H2SO4 से रिएक्शन करा लेता है Na2CrO4 का, Na2CrO4 रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से कराते हैं तो ये क्या बन जाता है, Na2Cr2O7 बन जाता है। ठीक है, Na2 सोडियम डाइक्रोमेट बन जाता है। और इसकी रिएक्शन प्लस अदर आएंगे, इसकी रिएक्शन सेकंड स्टेप में किससे कराते हैं, H2O2 से कराते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, CrO5 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा C, ये हो गया B और ये हो गया A। ये तीन ABC पता चल गए। तो क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ एटम बताना है कि पर यूनिट फॉर्मूला ABC में मिला के जो तीनों कंपाउंड आ रहे हैं उनमें टोटल कितने एटम प्रेजेंट हैं। तो काउंट कर लेते हैं, 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पे 5 11 13 हो गया, और 13 और यहाँ पे 5 है, कितना हो गया 18 एटम आएंगे तीनों को मिला के, तो ये आंसर हो जाएगा 18। तो इसमें देखो बस ये था, टेस्ट पता होना चाहिए था, क्रोमाइल टेस्ट क्या होता है, ये रिएक्शन और Na2Cr2O7 की रिएक्शन, ये डायरेक्ट H2SO4 से। जैसे K2Cr2O7 का रिएक्शन होता है, फॉर्मेशन में यूज करते हैं, K2Cr2O7 के फॉर्मेशन में ये रिएक्शन यूज आता है कि K2CrO4 की रिएक्शन डायरेक्ट H2SO4 से कराते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट H2CrO5 बनता है। तो उसी से रिलेटेड थोड़ी सी ये रिएक्शन है, और ये तो इधर वाला क्या है, टेस्ट है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। थर्मोकेमिस्ट्री में हमेशा क्या है, बॉन्ड एनर्जी, मतलब थर्मोकेमिस्ट्री से आता ही आता है। ठीक है, क्वेश्चन जो भी हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी, डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, मतलब इनसे रिलेटेड आता ही आता है। ठीक है, तो इसमें देखो और कुछ भी करना नहीं होता, जो इन्फॉर्मेशन दिया रहता है उसको लिखना आ गया, जो रिएक्शंस का इन्फॉर्मेशन है उसको लिखना आ गया, तो 2-3 रिएक्शन को कंबाइन करके तीसरा रिएक्शन बनाना होता है और उसी से सॉल्व करना होता है। तो ऐसे इसमें भी देखो पहले क्या दिया, पूछा जा रहा है डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 फाइंड करना है। क्या करना है, कैलकुलेट डेल्टा। पहले तो इसकी फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखना होगा कि इसके रिएक्शन की फॉर्मेशन, मतलब फॉर्मेशन की रिएक्शन कैसे लिखेंगे, उस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच निकाल लेंगे। ठीक है, एक चीज क्या क्या दिया हुआ, कॉम्बस्टन दिया हुआ, किसका, कार्बन ग्रेफाइट का कॉम्बस्टन दिया हुआ है। ठीक है, ये कहते हैं H2 का कॉम्बस्टन दिया हुआ है और ये C2H6 का कॉम्बस्टन। 3 इंफॉर्मेशन कॉम्बस्टन के रिएक्शन के लिए दिया हुआ है। तो पहले तो तीनों रिएक्शन को भी लिखना आना चाहिए, और जो पूछा गया है उसका रिएक्शन के लिए डेल्टा एच लिख लेंगे, और तीनों रिएक्शन का यूज करके चौथा रिएक्शन बना लेंगे। तो पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, कार्बन ग्रेफाइट का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
कंबस्शन लिखेंगे तो ऑक्सीजन से ही रिएक्शन कराना होता है, तो क्या बन जाएगा CO2, इसका 1 मोल ले लेंगे तो इसके लिए डेल्टा H पता है। दूसरा यूज कर लेते हैं, ये H2 का कंबस्शन दिया तो H2 का भी कंबस्शन ऐसे लिखेंगे, H2 का 1 मोल ले लेते हैं, हीट करते हैं तो क्या बन जाएगा H2O बन जाएगा, हाफ O2 कर लेते हैं। 1 मोल रिक्वायर्ड होता है, इनके जिनका भी कंबस्शन दिया रहता है तो उस कंपाउंड का क्या आता है 1 मोल लेके कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा देते हैं, बर्निंग करा देते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये कंबस्शन की रिएक्शन हो जाएगा। अब C2H6 का लिखना है, तो C2H6 का 1 मोल ले लेते हैं, O2 से रिएक्शन करा देते क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो 2CO2, 6H2 है तो 3H2। अब यहाँ से ऑक्सीजन काउंट कर लेंगे, 3 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, 7 ऑक्सीजन, तो 7/2 कर लेंगे, तो ये 3 रिएक्शन आ गया, 1 2 एंड 3। तीनों रिएक्शन का यूज करके हम लोग 4th रिएक्शन बना लेंगे जिसका पूछा गया। तो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन किसका पूछा गया, C2H6 का पूछा गया, सॉरी फॉर्मेशन पूछा गया। तो फॉर्मेशन का क्या होता है कि C2H6 का क्या होना चाहिए, क्या फॉर्म होना चाहिए 1 मोल, क्या होना चाहिए फॉर्म होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन क्या रहेगा 1 रहेगा। जो भी एलिमेंट है वो अपने सबसे स्टेबल फॉर्म से, जिसमें वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो उस फॉर्म से क्या होना चाहिए फॉर्म होना चाहिए। तो कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म हो गया, तो कार्बन ग्रेफाइट हो गया। अभी किससे कितने लेंगे, 2 ले लेंगे, कोफिशिएंट इससे कितना रहेगा, क्योंकि C2H6 है, प्लस H2 गैस का इससे कितना क्वेश्चन ले लेंगे 3 ले लेंगे, तो 6 हाइड्रोजन है। तो ये हो गया इसका फॉर्मेशन। तो इस रिएक्शन का क्या निकालना है, डेल्टा एच निकालना है। तो इन तीनों का यूज करके ये रिएक्शन बनाना है। तो ये ऐसे बार बार क्वेश्चन आता है कि 3 रिएक्शन का यूज करके ये बना। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आता है कि 3 का रेट कांस्टेंट ये दिया हुआ है, तो उसको फाइनल रिएक्शन का क्या रेट कांस्टेंट, सॉरी केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। तो क्या करते हैं वहीं पे 3 रिएक्शन को यूज करके, तो देखो उसमें दिमाग नहीं लगाना होता है। देखो स्टार्ट करो, जो एक एक करके चेंज देखते जाओ। कार्बन ग्रेफाइट दिया हुआ है, इधर ऑप्शन कितना 2 है, तो इसमें देखो कार्बन ग्रेफाइट किधर है, तो इधर देखो रिएक्टेंट साइड में है, हमें चाहिए किधर रिएक्टेंट साइड में चाहिए या रिएक्टेंट साइड में दिया, यहाँ ऑप्शन 2 है तो इसमें क्या करो 2 का मल्टीप्लाई करो, अपने आप आंसर आ जाएगा। 1 इंटू क्या कर देते हैं 2 कर दिया, क्योंकि हमें 2 चाहिए। दूसरा देखते हैं H2 किधर है रिएक्टेंट साइड में, इधर भी देखो रिएक्टेंट साइड में कहाँ है H2, ये दूसरे रिएक्शन में। इसका ऑप्शन कितना है 3, यहाँ ऑप्शन कितना है 1, 3 कर दो, प्लस 3 इंटू मतलब रिएक्शन 2 में क्या करता है 3 का मल्टीप्लाई कर देता है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना। अब देखो नेक्स्ट, जब C2H6 किधर है प्रोडक्ट साइड में है, इसमें देखो C2H6 कहाँ पे है यहाँ पे, लेकिन इधर क्या है रिएक्टेंट साइड में है। तो पहले क्या करेंगे रिएक्शन, और ऑप्शन कितना 1 है, इसका ऑप्शन है, तो फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे, तो माइनस क्या कर दिए रिएक्शन थर्ड, इसको रिवर्स कर दिए, तो अपने आप अब सोचना ही नहीं कि ये रिएक्शन से ये रिएक्शन बनेगा नहीं, ऑक्सीजन अपने आप सब कट जाएंगे। एक एक करके चेक कर लिए तीनों का, तीनों सेट आ रहा है, तो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उससे अपने आप आ ही जाएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये इन तीनों का क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। 1 का डेल्टा एच कौन सा दिया होता कार्बन का -393.5 इंटू 2 कर देते हैं, प्लस दूसरे का कितना दिया हुआ -286 इंटू 3, -1560 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, चलो इसको लिख देते हैं -56। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये आ जाएगा डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन किसका C2H6 का, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे।